शुरू करें। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे गुरुजन हैं, हमारे अतिथिगण हैं, हमारे आज के कक्षा के मुख्य वक्त्री और हमारे आज की कक्षा के मुख्य शिक्षिका और जितने भी प्रतिभागी हमारे बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मोड से और ऑफलाइन में जो हमारे साथ उपस्थित है, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम यहाँ भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं अंतर विश्वविद्यालय केंद्र योग विज्ञान बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंशकालिक पाठ्यक्रम आयुर्वेद इज फॉर होलिस्टिक हेल्थ के 10वीं कक्षा के लिए के विशेष अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस विशेष अवसर पर मैं डॉक्टर गीता योगेश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के मुख्य वक्त्री मैडम सुनीता सुमन जी और उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वे आए और अपना आसन ग्रहण करें। सभी लोग करतल ध्वनि से मैडम का स्वागत करेंगे। मैडम के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर सीबी झा सर और एस एन उपाध्याय सर कि वे आए और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्चन करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे अतिथि के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में निशा। वे आए और मैडम का दुपट्टा एवं रुद्राक्ष माला पहनाकर स्वागत करें। स्वागत के उपरांत मैडम का छोटा सा परिचय देंगे क्योंकि आज हमारे पास समय की बाध्यता है। आज हमारे बीच 2 कक्षा होनी है। मैडम वर्तमान समय में प्रोफेसर है प्रसूति तंत्र विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैडम विभागाध्यक्ष भी रह चुकी है। इसी विभाग में मैडम ने अपनी पीएचडी एमडी बीएचयू से ही संपन्न किया है। बीएमएस न्यू दिल्ली से मैडम के अंदर में इनकी जो अंडर ग्रेजुएट जो शैक्षणिक अनुभव है वो 20 साल का है और परास्नातक अनुभव जो है 19 साल का है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैडम का 24 साल का है। ऐसे रिसर्च 20 साल का एक्सपीरियंस है। रिसर्च गाइड और सुपरवाइज़र के रूप में 13 साल मैम का हो चुका है। एमएस के रूप एमएस प्रोडक्ट जो है एमएस एक प्रकार से ये भी एक विधा है, जैसे एमडी और बीएमएस है एक उसी प्रकार से एमएस भी है, जिसमें मैम ने 24 थीसिस करा चुके हैं और
3 थीसिस अभी रनिंग में है। पीएचडी के रूप में 4 थीसिस कंप्लीट हो चुकी है, 5 रनिंग में है। रिसर्च पब्लिकेशन मोर देन 30, चैप्टर इन बुक्स 2 और बुक एडिटिंग 1। रेडियो टॉक मैम के द्वारा भी किया गया है जो 15 हो चुके हैं। फिर मैम ने 3 यूनिट स्टार्ट किया है, गर्भाधान संस्कार, स्त्री रोग, विशिष्ट स्थानिक चिकित्सा एंड बांध्य तत्व एंड रजो निवृत्ति के रूप में। फिर एक्सपर्ट इन एसओपी जिसमें आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा मैडम का योगदान रहा है। कई एकेडमिक क्षेत्र में भी मैम एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च एंड साइंटिफिक कमिटीज़ में मैम सदस्य के रूप में अपना पद ग्रहण की हुई है। गेस्ट लेक्चर और रिसोर्स पर्सन मोर देन 60 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मैम का शोध विशेष प्रस्तुति तंत्र विषय पर है और मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने वक्तव्य से, अपनी कक्षा से हम सबको लाभान्वित करें। और यहाँ पर तो मेरे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, झा सर, तो प्रणाम है सर आपको। सर नमस्कार। और जितने भी प्रतिभागी हैं, शायद सबको, यहाँ की आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि भारत अध्ययन केंद्र में जो आयुर्वेद फॉर होलिस्टिक हेल्थ के लिए मुझे बुलाया गया है। शायद मैं अपने ये जो विषय है प्रसूति तंत्र, आधे लोग तो यही सोचते हैं कि है क्या प्रसूति तंत्र के नाम से। एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में भी शायद पहले जब हमारे जो सीनियर्स रहे वो स्त्री रोग लगाना भूल गए, तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग है जो कि हम लोगों ने अभी एकेडमिक कॉलेज से, तो हमारा एकेडमिक स्टाफ काउंसिल से तो पास हो गया है, लेकिन अभी इसी से पास होना बाकी है। ये पूरा नाम, क्योंकि डिपार्टमेंट का पूरा नाम होना चाहिए। प्रसूति तंत्र ही नहीं, स्त्री रोग भी है। हम सभी तरह के जो हैं पेशेंट्स भी देखते हैं, शोध भी कराते हैं, तो पूरा नाम जो है वो प्रसूति तंत्र स्त्री रोग है। और शायद मैं इसके परिचय से अवगत करा पाई तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग क्या है, जबकि ये लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड विषय हो जाता है। और इसमें जो हमारी फीमेल्स हैं वो मतलब हेजिटेशन के थ्रू जो है अपनी सारी बातों को नहीं कह पाती हैं। तो आज मैं उसी से अवगत कराना चाह रही हूँ कि प्रसूति तंत्र है क्या। देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी ये सब कम दिख रहा है मुझे तो। नेक्स्ट करिए जरा, हाँ लाइट ऑफ हो जाएगी तो ठीक है। ठीक, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि आपने जितने भी आयुर्वेद के लेक्चर सुने होंगे, तो आयुर्वेद का मुख्य जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो क्या है, किसी को पता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो मतलब स्वस्थ की हमें रक्षा करनी है, और आतुर जो है, जो रोगी है, उसका जो विकार है, जो रोग है, उसका हमें शमन करना है। तो हम अपने सब्जेक्ट में भी यही लेके चल रहे हैं, जो हमारी वुमेन की है, जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ को जो है हमें उसको जो है उसका रक्षण करना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल होती हैं, जो सामान्य क्रियाएं हैं, वो हम वैषम्य में नहीं ले सकते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि अगर हमने उनको अनदेखा किया, नेग्लेक्ट किया, तो वो विषमता का रूप धारण कर लेती हैं। अभी भी आजकल मैं अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन देने जाऊँ तो अगर मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ कि मेरी ओपीडी एक्चुअली 150-160 पेशेंट्स की जाती है मैडम एक दिन में, और उसमें कम से कम 30 to 40 जो बच्चियां हमारे पास में आती हैं या महिलाएं आती हैं, वो पीसीओडी से ग्रसित होती हैं। पीसीओडी, पीसीओएस ऐसा कॉमन सा एक डिसीज हो गई है कि उसमें बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं है। कई बार उनकी मजबूरी भी होती है कि उनको स्ट्रेस इतना होता है अपने कोर्स का, अपने एग्ज़ाम्स का, अपने खाने का, कि वो केयर नहीं कर पाते हैं अपनी, और जिसकी वजह से ये पीसीओडी और पीसीओएस एक आम बीमारी हो गई है। आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं आया है, लेकिन इसकी चिकित्सा अगर हम देखें तो इसे कफज के रूप में, जो हमारी जात हारनियाँ हैं, उनमें इसका वर्णन हम बिल्कुल उसके जो सिम्टम्स हैं वो मैच करते हैं,
कि रोम का उत्पन्न होना, देखा होगा कि फेस पे सारे जो हेयर्स हैं वो उग जाते हैं, हैवीनेस है, वॉइस की हैवीनेस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल जो है, जो मेंसेज है वो इर्रेगुलर हो जाता है। तो इस चीज़ें जो हैं, और उसी पेशेंट में अगर हम देखेंगे तो बंध्यत्व यानी कि इनफर्टिलिटी के केस भी जो है 30 से 40 होते हैं। मतलब एक बहुत ही सोचने का विषय है, हम लोगों को चिंता का विषय है। जब मैं ओपीडी में बैठ के ये सोचती हूँ कि इतने पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हमारे और इतने स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें कुछ करने का तो बनता है। तो हम केवल यही कर सकते हैं कि हम अपने जितने भी हमारे जो आसपास महिलाएं हैं, स्त्री हैं, जो उनके केयर टेकर हैं, जो उनके क्लोज अटेंडेंट हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अवेयर कर सकें ताकि वो अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। अभी मैंने एक केस सुना परसों ही, तो बड़ा ख़राब लगा कि एक बच्चे ने सुसाइड किया और ये किया इतनी छोटी उम्र में, 14-15 साल की एज में अगर बच्चे ये करने जा रहे हैं, सोचिए कितनी तकलीफ़ में हैं वो, कितनी उनको प्रॉब्लम है। तो ये सारे बर्निंग इशू हैं। तो शायद आज मैं प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग से इसको अवगत करा पाऊँ आप लोगों को। प्रसूति तंत्र क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड आयुर्वेद की ब्रांच है जो कि एक कौमार वृत्ति है। पहले आचार्यों ने इसे कौमार वृत्ति के अंतर्गत रखा था, तो ये कौमार वृत्ति से निकली, क्योंकि जब उन्होंने बच्चों की कही कि बच्चा अधिकतर जो है उन्होंने बच्चे के बारे में ही बताया कि गर्भ कैसा होना चाहिए, और जब वो बच्चा बाहर होता है प्रसव के बाद तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, लेकिन उसको जो जन्म देने वाली जननी है, जो प्रसूता है, प्रसूति तंत्र उसी से बना, जो प्रसूता है, तो वो जो जननी है उसके भी स्वास्थ्य का जब हम ध्यान रखेंगे तभी हम एक अच्छे गुणों वाली संतान, सुसंतति जो कहा आयुर्वेद में, उसको उत्पन्न कर पाएंगे। तो ये ब्रांच जो है वो वुमेन्स की हेल्थ के साथ साथ उसकी डिफरेंट एजेस, यानी कि मिनार्के से लेके, मिनार्के जब मेंसेस शुरू होता है उसे, तब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत इरेगुलरिटी होती है, बहुत टेंशन में होते हैं पेशेंट, समझ नहीं आता, घर वाली मदर भी नहीं समझा पाती हैं, बहनें नहीं समझा पाती हैं कि उनको किस तरह से अपनी हाइजीन मेंटेन करना है मेंस्ट्रुअल के, तो उसकी वजह से उनको आगे चलकर जो है और डिसीज हो जाती हैं। तो वो डिसीजेज जो हैं, जो व्याधियाँ हैं, उन पर भी आयुर्वेद में जो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग है उन पर भी विचार किया गया है। बहुत अच्छा हमारे आचार्यों ने इसका जो है विवरण दिया है। तो नेक्स्ट प्लीज़, अगर हम देखें तो हमारी जो है, जो हमारी सामान्य क्रियाएं हैं, जो फिजियोलॉजी है, शारीरिक क्रियाएं हैं, या जो हमारे हार्मोन्स हैं या न्यूट्रिशंस हैं, इन्हीं तीन पे हमारा, कोई भी हो, फीमेल ही क्यों, सभी इन्हीं तीन पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। और ये जो स्वास्थ्य है अगर हम देखें फीमेल्स में, तो जब वो एडोलसेंट यानी कि जब उनमें प्यूबर्टल एज आ रही होती है, एडोलेसेंट हो रही होती हैं, तो बदलाव होते हैं, सारे हार्मोन्स के जो बदलाव हो रहे हैं, तो वो उनको क्या है, मेंसेस लाने में हेल्प करते हैं। लेकिन यदि यहीं पर केयर नहीं होती है, उनके खान पान का ध्यान नहीं है, उनको नहीं समझाया जाता है, तो वो एक डिसीज़ का रूप भी ले लेती हैं। फिर है प्रेगनेंसी, नॉर्मल चीज़ें हैं ये सारी, एडोलेसेंट हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे लैक्टेशन हो जब फीड करा रही हैं, चाहे मीनोपॉज हो, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी पे हम आते हैं तो वहाँ पर भी कई बार नेग्लिजेंसी हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, खान पान में हो जाती है, पेशेंट को ये ध्यान ही नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी में मुझे किस तरह का व्यवहार करना है, जो वो पहले से वैसे ही तेज़ी से चलना, काम करना, झटके से उठना, वो सारी चीज़ें जिससे कि वो गर्भस्राव और गर्भपात का भी रूप ले लेती हैं अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है। इसमें गर्भ उपघातकर भाव भी बताए कि गर्भ उपघात अगर हम ठीक से अपना फॉलो नहीं कर रहे हैं रेजिमेंट जो गर्भिणी परिचर्या के अंतर्गत बताया गया है, तो उसमें गर्भ उपघातकर भाव भी होते हैं। फिर लैक्टेशन पे भी है, जो बिल्कुल, जब मैंने कई बार ये देखा है कि जब बच्चा शिशु का जन्म हो जाता है तो फीमेल जो है वो नेग्लेक्ट हो जाती है, सारे क्लोज अटेंडेंट्स और जो साथी लोग हैं वो सब बच्चे के साथ में, इवन कि हम लोग डिलीवरी करा के देते हैं वो बच्चे के साथ चले जाते हैं, पेशेंट को टेबल पे छोड़ जाते हैं। अब उसकी क्या कंडीशन है, क्या मेडिसिन चाहिए, ये भी नहीं देखना चाहते। बाद में आके जब सब देख लेते हैं कि हाँ बच्चा सब ठीक है, उसको देख लेंगे, निहार लेंगे, तब कहेंगे अच्छा ठीक है हमारी मरीज़ ठीक है ना। तो ये जो है ये नेग्लिजेंसी है। तो इसलिए हमारा जो है प्रसूता के बाद जो सूती का अवस्था होती है, सूती का अवस्था जो परप्यूरियल पीरियड होता है, उसमें भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा
आफ्टर डिलीवरी होती है या ऑन द टेबल होती है पेशेंट की, तो सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट तभी होती है, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर तभी होती है। और फिर लैक्टेशन की बात आती है, तो कई बार क्या है कि हमारी अपनी महिलाएं भी हैं, आजकल तो इतनी एडवांस हैं कि सब अपना वो पढ़ते हैं गूगल खोल के, और उसमें कि हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी या ये है, फीड नहीं कराती हैं। जबकि 1 साल तक तो 6 माह तक तो बच्चे को जो है माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। हमारे आचार्यों ने स्तन्य और स्तन संपत, स्तन्य के जो है गुण, स्तन्य यानी कि मिल्क, दुग्ध के, और स्तन्य उत्पन्न करने वाली जो धात्री है उसके भी गुणों का जो है बहुत अच्छा वर्णन किया है कि कैसा होना चाहिए। साथ में स्तन्य दुष्टि भी बताई कि अगर मिल्क में दुष्टि है, दुग्ध दुष्टि है, तो वो भी किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है, या बच्चे को देना है या नहीं। तो हमारे आचार्यों ने तो बहुत पहले कर दिया। आज ये है कि आज फीड नहीं कराना है, ये नहीं कराना है। गर्भिणी परिचर्या अगर हम देखते हैं, अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हम तो अपने ओपीडी में सब फॉलो करते ही हैं। हमारे आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से कुछ जानते भी होंगे अगर आते होंगे तो देखेंगे तो हमारा पूरा आयुर्वेद का जो चलता है उसके बाद जो आउटकम होता है, जो बच्चा होता है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आजकल जो है हमारी गर्भिणी परिचर्या में ही क्या है, नेक्स्ट, हाँ, सबसे पहले अब जैसे मैंने अभी प्रसूति तंत्र के बारे में ही बताना चाहूँगी कि प्रसूति मीनिंग प्रसर्जन, प्रसव, गर्भमोचन, यानी कि गर्भ का मोचन कराना है, गर्भ को निकालना है, मुक्त करना है। देन प्रसूति तंत्र इज ए साइंस, ये नहीं है कि कोई आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, उसमें साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। इसी से आपकी दूसरी साइंस निकली है। अगर देखा जाए तो प्रसूति तंत्र इज अ साइंस विच डील्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑरिजिन, यानी कि उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और जो प्रसव के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो कैसे हैं, वो सारा इसमें वर्णन आता है। तो ये जो साइंस है हमारी, पहले प्री कंसेप्शनल केयर मैं मॉडर्न भी करती हूँ, इंटीग्रेटिव मेडिसिन करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब है, क्योंकि हमारे इमरजेंसी में हम उसी का साथ लेते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, इमरजेंसी में उसी को अपनाते हैं एकदम से कि हमें रिलीफ चाहिए। लेकिन प्री कंसेप्शनल केयर का जो था वहाँ पर कहीं पर वर्णन नहीं था, जो कि बाद में आया। जबकि हमारे आचार्यों ने तो प्री कंसेप्शनल केयर का बहुत पहले वर्णन दे दिया, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। देन एंटीनेटल केयर, यानी कि जब वो गर्भिणी अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है, तो उसमें किस तरह की देखभाल करनी है। देन इंट्रानेटल, लेबर के समय, प्रसव के समय भी क्या देखभाल करनी है, क्या होना चाहिए वो। देन चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा हो जाता है, पोस्ट नेटल पीरियड में और लैक्टेशन पीरियड में जो केयर है वही प्रसूति तंत्र है। नेक्स्ट, एंड ये जो है इसमें जो है स्त्री शारीर, यानी कि पूरा एनाटमी और फिजियोलॉजी पूरा बताया गया है प्रसूति तंत्र में। जितना भी एनाटमी फिजियोलॉजी, हमारे आचार्यों ने पहले ही आयुर्वेद में कहा कि 10 मांसपेशियाँ एक्स्ट्रा हैं, चाहे वो स्तन की हैं, चाहे वो योनि की हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हैं, तो वो उनका कार्य बताया कि क्या क्या कार्य है, जबकि ये वर्णन बहुत अच्छे से कहीं और नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में जो है गर्भाधान, कंसेप्शन एंड प्री कंसेप्शनल केयर, गर्भाव क्रांति, उनमें जो अवतरण होता है, आचार्यों ने कहा कि आत्मा का अवतरण होता है, तो क्या आत्मा आ जाती है? नहीं, जो चेतना आ रही है उसमें, जो हार्ट साउंड आ रही है, वही आत्मा है, वही गुणों का विद्यमान कर रहा है। जो उसमें षड्भाव आ रहे हैं, माता से, पिता से, उसके सत्वज व्यवहार से, उसके सात्मय से, उसके आत्मज व्यवहार से, तो ये जो आ रहे हैं उसी की वजह से जो है वो जो है गर्भाव क्रांति, फिर गर्भावस्था, गर्भिणी परिचर्या, प्रसव, सूतिका और सूतिका परिचर्या। अब मैं एक बात कहूँगी कि हमें यूनिट गर्भ संस्कार के करना क्यों शुरू करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे आचार्यों ने पूरा विवरण जो है वो गर्भिणी परिचर्या, गर्भाधान के अंतर्गत सारा गर्भ संस्कार का दिया है। लेकिन आज उस गर्भ संस्कार को बिजनेस पर्पज से लोग करने लगे हैं। कोई भी हो, हम गर्भ संस्कार करा रहे हैं, हमारा गर्भ संस्कार क्लिनिक है, वो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि हमारे आचार्यों ने जो दिया है, जो देखो वो गर्भ संस्कार क्लिनिक चला रहे हैं, चाहे मॉडर्न की ही हो, जानते नहीं है कि गर्भाधान कैसे है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, लेकिन गर्भ संस्कार। इसलिए हमें अपने BHU में
अपने रहते हुए मुझे ये यूनिट स्टार्ट करनी पड़ी, इसको गर्भ संस्कार नाम दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है न्यूज़पेपर में क्या क्या छापा, जो रिपोर्टर्स होते हैं कि फुटबॉलर बनेंगे, बहुत महान आत्माएं बनेंगी, नहीं, उनका जैसा व्यवहार है, जो उनको संगत मिल रही है, वैसा ही बनेगा बच्चा। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा अगर उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माता का संस्कार कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कोई जेनेटिक बाद में चेंजेज हों और उसे समझ आए, क्योंकि इस पर हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत उत्तम संतान की संतति आचार्यों ने कहा कि गर्भ संस्कार से, लेकिन हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च जो हो रहा है हमारा आईटी के साथ मिलकर हो रहा है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब हम जो चेंजेस कर रहे हैं, जो हम संस्कार कर रहे हैं, चाहे उसे म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, चाहे उसे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, चाहे उसका आहार बता रहे हैं, चाहे उसका विहार करा रहे हैं, वो अगर फॉलो कर रही है, तो जो उसमें जीन्स हैं, 2 जीन्स हैं BRCA1 और 2 जीन्स जो हैं उन पर वो काम करता है या नहीं करता है, क्या उसमें कोई चेंजेज आते हैं, तो इस पर ये रिसर्च चल रहा है हमारा आईटी के साथ में मिलकर। तो हमने गर्भ संस्कार यूनिट एक रिसर्च पर्पस से खोला कि हम ये रिसर्च कर सकें और दुनिया को सामने ला सकें कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो उस पर जो है वो हम उन जीन्स पर काम कर सकते हैं। तो फिर है प्रसव, अभी बताया, और सूती का पोस्टपार्टम केयर। नेक्स्ट, इसी में मूढ़ गर्भ भी आता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। एक सामान्य प्रसव सबने सुना है, मूढ़ गर्भ भी आता है जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। कितना सुना होगा कि सिजेरियन करना है, सिजेरियन करना है, यही सुना है ना, ऑपरेशन से करना है। लेकिन वो सिजेरियन क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सिजेरियन में ऑब्स्ट्रक्शन बताए गए हैं कि कई बार क्या होता है कि पेल्विस, जो हमारी श्रोणी है, उसका आकार हेड के बराबर नहीं है बच्चे के, तो वो बाहर नहीं है, या उसकी पोजीशन उल्टा बच्चा है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन को हम उल्टा बच्चा है, या ट्रांसवर्स है ना। तो इस तरह की अगर कंडीशंस हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको मूढ़ गर्भ कहते हैं। या फिर वो शोल्डर से फंस गया, अंश जिसको हम कहेंगे अंश संग हो गया, उससे फंस गया, तो क्या है कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहलाता है। और वहाँ पर हमें जो है वो कई बार क्या है कि कुछ तो हम अपनाते हैं, जैसे कि हम अपनी स्थानिक चिकित्सा करते हैं। कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं कि पेल्विस है, कई बार जो मसल्स स्ट्रेच नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो हम चिकित्सा करते हैं अपने ऑयल, जो हमारे वात शामक ऑयल हैं, जैसे बला तेल है, या फिर हमारा जो है शतपुष्पा तेल है, शतावरी तेल है, पोतकी तेल है, ये हमारी ड्रग्स हैं, तो हम इनको यूज करते हैं और इनसे जो है योनि का पूरण यानी कि वहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर लैक्सिटी होती है, स्मूथनिंग होती है, मसल्स रिलैक्स होती है और इजी लेबर हो जाता है कई बार। और कई बार मजबूरी होती है कि आजकल जो है थोड़ी केयर तो होती है कि 1 या 2 बच्चे हैं बहुत अच्छे से, तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है बच्चे का, तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण है कि अगर उसमें जो है, जिसे हम मैक्रोसोमिक या हमारे मूढ़ गर्भ में बताया है कि विवर्ध्य, विवर्धन क्या है कि जो बड़ा हो गया बच्चा, तो उसमें भी हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में करते हैं। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, इसका मैनेजमेंट अगर हम देखें, जो हमारे आचार्यों ने, आज सब अपनी अपनी पैथी पे करते हैं, लेकिन हमारी पैथी इतनी नेग्लेक्ट हो गई है कि हम लोग खुद ही उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो सारा प्री ऑपरेटिव केयर बताया उसमें कि ऑपरेशन से पहले क्या करना है, ऑपरेशन के टाइम पे कैसे कंसेंट लेनी है, कैसे उसको मतलब बताना है। उन्होंने कहा कि अधिपति की आज्ञा से ही करना है, पूरे रिस्क फैक्टर्स बताने हैं, और उसके बाद में जो है उन्होंने प्रधान कर्म बताया, जो कि हमारा सर्जिकल सिजेरियन सेक्शन जो है उदरपाटन, जो कि हम ही लोग नेग्लेक्ट हो गए उसमें। तो उदरपाटन उन्होंने सिजेरियन सेक्शन को कहा, उसमें बिल्कुल आचार्य सुश्रुत ने जो दिया है उदरपाटन का एक बहुत अच्छा सा जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने ये बताया कि खाली पेट ही करना है, एम्प्टी स्टमक ही है, जो आज नील ओरली रखते हैं सब लोग, वो सब हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है गर्भ व्यापक फीटल अबनॉर्मेलिटीज़ क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, टीयर हो जाता है, PPH पोस्टपार्टम हैमरेज, स्मिता पाटिल की डेथ जो थी पोस्टपार्टम हेमरेज से ही हुई थी, शायद कोई पुरानी हीरोइन को अगर जानते होंगे तो वो सब भी इसमें बताया। उसकी क्या हमें वो करना है ट्रीटमेंट, वो सारा हमारे इस जो है प्रसूति तंत्र में है। ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग, क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं, स्तन्य दुष्टि क्या है, वो सारा हमारा सूती का व्यापक वो प्रसूति तंत्र में है। नेक्स्ट, स्त्री रोग क्या है
कि स्त्री रोग में सारे योनि व्यापद यानी कि जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो प्रोलैप्स यूट्रस हो, योनि भ्रंश हो, योनि शत हो, बहुत सारे योनि 20 योनि व्यापद आचार्यों ने जो है उनका वर्णन किया है, जिसमें कि हमारा 70 to 75 जो है % गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उन्होंने अर्बुद का, जननांग की व्याधियाँ, इन सब का वर्णन किया और उसके बाद उन्होंने एक उत्तरवस्ती चिकित्सा दी, उत्तरवस्ती और वस्ती चिकित्सा बताई, जो कि पंचकर्म का एक पार्ट है, जो कि आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि हम बंध्यत्व में बहुत उसको यूज कर रहे हैं। इंट्रा जो यूट्राइन इंस्टिलेशन है और हमारे 60 to 70% जो हैं ट्यूबल ब्लॉकेज और बंध्यत्व के पेशेंट जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो ये हमारी आयुर्वेद प्रसूति तंत्र विभाग की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सभी हमारे कंसल्टेंट जो ये कर रहे हैं प्रयास, और इसमें जो है आगे फिर जो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, गर्ल्स की जो डिफरेंट एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स हैं या प्री मीनोपॉजल और मीनोपॉजल एज के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा हमारे स्त्री रोग में आता है। नेक्स्ट, की क्लिनिकल फैसिलिटीज अंडर पीटीएसआर क्या है? मेंटल, सभी जानते हैं, वो तो सभी आयुर्वेद के बताते हैं कि मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल प्रिपरेशन, लेकिन हम किसकी करते हैं प्रसूति तंत्र में? मदर की करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से नेग्लेक्ट होती है। नहीं, पहले बच्चे खा लें तभी हम खाएंगे। मीनोपॉज का तो इतना बड़ा मैंने देखा है कि पेशेंट आती हैं बिल्कुल डिप्रेसिव होती हैं, एंजाइटी में होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे अपनी एज के होते हैं, आप लोग भी, मैं कहूँगी बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर होंगे, एमएस स्कॉलर होंगे हमारे भी, तो वो नेग्लेक्ट करते हैं, मदर को समझ नहीं पाते, वो कह नहीं पाते और वो समझ नहीं पाते। हम लोग अपने धुन में रहते हैं कि उस टाइम हमें लगता है कि सही में मैं भी शायद उस स्टेज से गुजरी हूँ, सभी गुजरे होंगे कि या मेरा बेटा भी गुजर रहा है, तो नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, वो तकलीफ़ देता है। वहीं पर अगर आप अपनी माँ को ये पूछ लें कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मेनार्की के टाइम पे हार्मोनल चेंज होता है, वैसे ही मीनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल चेंजेज होते हैं और वो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो वो कह नहीं पाती हैं, लेकिन अंदर अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बन जाती हैं। अगर उनको नहीं किया गया तो एल्जाइमर जैसी डिसीज की भी वो शिकार हो सकती हैं। तो नेक्स्ट, हाँ, गर्भ संस्कार का मैंने आपको बता ही दिया है कि कंप्लीट मैटरनल केयर थ्रू आयुर्वेदा है, और जो प्री कंसेप्शनल केयर है वो शोधन बताया गया, वो हमारा वमन विरेचन के साथ में, जब ये प्री कंसेप्शनल है कि जब आपको कंसीव करना है उससे पहले, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि बहुत सारे अबॉर्शंस हो चुके होते हैं उनके, या फिर कंसीव नहीं कर रहे हैं, अगर वो पहले से आएँ और बहुत ट्रीटमेंट हार्मोन्स वगैरह लेके आ चुके होते हैं, जिनको हमें करना बड़ा मुश्किल होता है उनको फ्लश आउट कराना, तो पहले से आए तो उनकी शोधन चिकित्सा, चाहे वो वमन से हो, विरेचन से हो, चाहे बस्ती से हो, वो की जा सकती है। नेक्स्ट, एंड सूतिका परिचर्या विच हेल्प्स इन अर्ली एंड अनकॉम्प्लिकेटेड परप्यूरल केसेज, वो नॉर्मल सूतिका परिचर्या, लेकिन सूतिका व्यापद जहाँ आता है, व्यापद का मतलब ही रोग है, डिसीज़ है, तो जहाँ पर व्यापद आता है तो वहाँ पर हमें डिसीज़ का करना है, और स्पेसिफिक थेरेपीज हैं जो हमारे शास्त्र, वेद और संहिताओं में गायनेकोलॉजिकल डिसीज़ के लिए मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट, अब ये डिफरेंट एज ग्रुप पे अगर हम आए तो हमारा तो शुरू हो जाता है नवजात शिशु से लेके बालक से लेके ही, जब वो पैदा हो रहा है तभी से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कि बर्थ से लेके 6 महीने का, फिर 6 से 12 महीने का, उसको क्या अन्नप्राशन इतनी बड़ी है, सारे जितने हमारे संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार किए जाते हैं, कर्णवेदन संस्कार हो गया, सारे जितने भी हमारे संस्कार हैं वो सब नवजात शिशु बालक से शुरू हो जाते हैं। बाल्यावस्था, ये हमारे आचार्यों ने एज बताई, वर्गीकरण किया आयु के हिसाब से, तो वो जो किया वाई के हिसाब से एडोलेसेंट गर्ल्स को बाल्यावस्था में लिया, रिप्रोडक्टिव एज मध्यम अवस्था जिसमें कि प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी की जो है टाइम पीरियड आता है, और मीनोपॉज जो है हमारा प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। प्रौढ़ावस्था जैसे ही मीनोपॉज शुरू होने वाला होता है, बहुत पेशेंट झेलते हैं उसमें कि ब्लीडिंग हो रही है। हाँ बताइए, मैं आ रही हूँ, उसमें 45 से लेके 55 तक जो है वो आपका मीनोपॉज का है, लेकिन 45 में ये जरूरी नहीं कि मीनोपॉज का है सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ख़त्म हो जाना, लेकिन उसका अगर शुरू हो रहा है तो क्लाइमेट्रिक कहते हैं उस पीरियड को, और क्लाइमेट्रिक पीरियड जो होता है वो मीनोपॉज की 2 साल 3 साल से पहले से शुरू होता है और मीनोपॉज के 2-3 साल बाद तक चलता है, टोटल जो है 6 to 7 ईयर्स तक जाता है,
और ऐसे में जो है, जो पहले से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर मेंसेज हो जाएगी, हैवीनेस हो जाएगा, आपने देखा होगा, अगर कभी भी देखा होगा जो एजिड थोड़े से 40-45 के बाद की फीमेल्स हैं, वो कहते हैं बहुत गर्म लगता है, कभी गर्मी लग रही है, कभी पसीना आ रहा है, कभी हॉट फ्लैशेज, रेडनेस हो रही है, कभी उनको गैसेस प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कभी वो भूल जाती हैं। कई बार मैंने ये भी सुना बच्चों से कहते हुए, मेरी ही ओपीडी की बात है, अरे ये तो सारा भूल ही जाती हैं। बच्चा दिखाने आया है मदर के साथ, कहते हैं अरे ये तो भूल ही जाती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी एज क्या चल रही है। उस टाइम उनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो नेगलेक्ट होती हैं ऐसे में। तो बहुत फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ मेमोरी, कन्फ्यूज़न, अभी आप कहेंगे कुछ और बोल कुछ रहे हैं। तो इस तरह की जो है मेनोपॉज की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट, अगर हम 6 महीने से जात मात्र जो उत्पन्न हुआ है और नवजात शिशु तक 6 महीने तक के बच्चे को लें, तो उसमें जो है उनमें डबल और ट्रिपल वेट गेन होता है और डबल जो है रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे में जो है उनको हमें क्या करना है, अगर माना रिक्वायरमेंट के साथ में, अब आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे होते हैं तो उनका मसाज करना पड़ता है ना, तो मसाज करते हैं तो हमारे बला तेल जो है या फिर हमारा जो है एनाबॉलिक प्रॉपर्टी वाला जैतून का तेल, इन सब से अगर हम करते हैं तो वो क्या भ्रंगण का कार्य करेगा और उसके मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट, फिर है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन अपने अपने हिसाब से सभी सोसाइटीज़ के लोग करते हैं। देन सेमी सॉलिड दिया जा सकता है। धात्री स्तन्य, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट मिल्क है। सो ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू अंटिल 12 मंथ्स, 12 महीने तक जरूर करानी ही चाहिए, और या जब तक बच्चा चाहता है। नेक्स्ट, आयरन रिच डाइट है, बॉटल फीड अवॉइड करना है, अपना ही फीड कराएं। और जो है अब तो हम लोग बाहर हम भी नहीं निकलते हैं, तो सनलाइट सब में देखे हुए, अभी अभी इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों की भी कराऊँ ना, सब में विटामिन डी, चाहे मेल ही क्यों ना हो, सब में विटामिन डी की कमी निकलेगी, डेफिशिएंसी निकलेगी, क्योंकि हम अब सनलाइट एक्सपोजर में जाते ही नहीं हैं। पहले जब स्कूलों से आते थे, कॉलेज से, तो मम्मी लोग बिल्कुल बिठा देती थी छत पे, जाओ बैठ के वहाँ काम करो। तो ऐसी चीज़ें होती थी कि हमें मिलता था वो एक्सपोजर। लेकिन अब तो कुछ दिनों से एसी, अंदर गरम, वो सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, तो मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, बेबी को भी देनी चाहिए। नेक्स्ट, देन अगर इनएप्रोप्रिएट वेट है, कुछ भी है, तो अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी जो मैंने कहा पीसीओडी और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो वेट गेन कैसे होता है उनका, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, या वीडियो गेम है। आउटरीच जो हमारे गेम थे वो तो सब खत्म हो गए। हम तो दौड़ दौड़ के 2-2, 3-3 घंटे तक, शायद याद होगा आप लोग भी, कि बाहर से अंदर नहीं आते थे। और आजकल के बच्चों को धक्के देने पड़ते हैं कि आप बाहर जाइए, तो भी वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेट गेन और बीमारियों का कारण है, जो इनडाइजेशन का। और ऐसे में क्या करेंगे, आज तो आपका अच्छा नहीं है, आज तो हॉस्टल का अच्छा नहीं है, जोमेटो और स्विगी इतने हो गए हैं कि वो तुरंत उनका फूड पहुंच जाता है, जिसकी वजह से डिसीज हो रही हैं। तो इनको हमें ध्यान में, अपने बच्चों को शुरू से ही हम देखें, बिल्कुल बंद कर दें कि नहीं हमारे पास पैसा, हम मंगा ही नहीं सकते, देना बंद करें तो शायद थोड़ा सा हो जाए, लड़ाई कर लेंगे, वो तो आजकल का है। नेक्स्ट, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारी 3 दोष, वात, पित्त, कफ, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब मासिक चक्र होता है उसमें, जब प्रोलिफरेटिव स्टेज होता है, यानी कि जब हमारी एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेट कर रही होती है और यूट्रस की अंदर की लाइन वही शेड होती है, वहीं से ब्लीडिंग होती है, और जो हमारे ओवरी के जो एग्स हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, तो उसमें कफ की प्रधानता होती है। जब ओव्यूलेशन हो रहा है, जब वो एग रप्चर हो रहा है, तो वो पित्त की प्रधानता होती है। वहाँ पर पित्त की प्रधानता के लिए अगर इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो पहले हम कहते हैं कि आप ठंडी चीज़ें खाइए ताकि उसका साइज बढ़े। लेकिन जैसे ही उसका आसपास टाइम आता है 8 डेज से लेके और 16वें दिन तक मेंसेस के, तो हम कहते हैं थोड़ी गर्म चीज़ें खाइए ताकि ओव्यूलेशन अच्छे से हो। तो पित्त की प्रधानता होगी। और जब उसको बाहर लाना है, मोचन कराना है, तो वायु का तो है ही, कि सभी ने कहा है कि तीनों दोषों के लिए कि जो वायु नाम यंत्र, कफ पिंगु पित्त पंगु, पंगवो मल धातव वायुयाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत, यानी कि वायु ही ले जाती है, तो उसका मोचन कराने के लिए। नेक्स्ट,
अगर इम्प्रॉपर डाइट है, पुअर डाइजेशन है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर जितने भी हैं जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर फ्लश आउट नहीं होते। पानी कम पीना है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, पानी मेरे ख्याल से जितना हम लोग कहते हैं 1 बॉटल पूरा 24 घंटे में बच्चे ख़त्म कर रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें हमारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की सारी डिसीज़ हैं। कभी भी आएंगे, बर्निंग मेंस्ट्रुएशन अधिकतर बच्चों में मिलता है, ईचिंग अधिकतर बच्चों में मिलता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्री कंसेप्शनल केयर, एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर से सुरक्षित मातृत्व, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है सुरक्षित मातृत्व, बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, कम से कम 22 पॉलिसी हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और राइट्स भी बताए हैं वुमेन के, जो कि कम से कम 25 राइट्स हैं कि उसको जीने का अधिकार है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, टॉर्चर ना होने का अधिकार है, सारे उन्होंने राइट्स भी बताए हैं। नेक्स्ट, प्री कंसेप्शनल केयर जो है उसको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हमें काम करना है, शांत करना है, ट्रीट करना है, और जो है प्रॉपर डाइट देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि वो क्या करेगा, जो बीज होता है, वो स्पर्म जो ओवम है उसको हेल्प करता है ग्रो करने में। कई बार देखा होगा, अगर बीज की एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि स्त्री बीज और पुंबीज की एबनॉर्मेलिटी है, तो गर्भ जो है वो आपका सामान्य नहीं रहता, एबनॉर्मेलिटी हो सकती हैं, जेनेटिक हेरेडिटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसमें, और वो गर्भस्राव या गर्भपात हो सकता है, कम टाइम का बच्चा प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो सकता है। देन यज्ञ का बहुत बड़ा रोल है। सब लोग कहते हैं मंत्र चिकित्सा और ये मणि बांधना और यज्ञ करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। यज्ञ जो आपके वातावरण को, जो आपके वायरस बैक्टीरिया हैं उनको, जो आप उसमें गुग्गुल, तगर, अगर, है ना, ये जो आप यूज कर रहे हैं, यव, जो, घृत, ये सब क्या हैं? ये सब बैक्टीरिया का नाश करते हैं, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सारी, कि एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारा यज्ञ का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए धूपन कर्म हमारे में बताया गया। हम योनि धूपन भी करते हैं, हम अपने लेबर रूम का धूपन भी कराते हैं। अगर आप देखेंगे कि पहले आप निकाल के भेजिए, उसका कल्चर कराइए, और उसके बाद आप ये सब करिए कि धूपन करिए, तो बिल्कुल भी उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं होता है। और पंचकोल, जो कि हम अपने सिजेरियन में या जो हम एपिजॉट में वूंड देते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो जो हमारा पंचवल्कल क्वाथ है उससे हम लोग करते हैं, हमें उसकी फिर बीटाडीन की और सैवलोन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम ये सारी चीज़ें अपने उसमें लेके आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, जो आपका गर्भधारण है वो बिफोर मैरिज ही, अभी मैंने बताया, आचार्यों ने एक आयु बताई है हमारे यहाँ कि कब उसका डेवलपमेंट पूरा होता है स्त्री का, तभी, या जो पुरुष का है तभी जो है 25 वर्ष की आयु, जैसे आचार्य वाग्भट ने बताया, और उन्हें 16 वर्ष भी बताया उस टाइम के हिसाब से जो बताया, लेकिन इस टाइम तो गवर्नमेंट ने भी 21 और 25 ही किया है। तो बिफोर मैरिज भी बताया उन्होंने, कॉपुलेशन जब आप संबंध कर रहे हैं, सहवास में जा रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, या कंसेप्शन हो जाए तो क्या मैनेजमेंट है, पूरा विवरण उन्होंने दिया है। नेक्स्ट, और हाँ, गर्भ संभव सामग्री की बात आती है। नेक्स्ट, जैसे कि गर्भ संभव सामग्री की बात है, वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ। देन लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड के कारण जो है हमारी गर्भ उपघात कर भाव हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताया। गर्भ का उपघात यानी कि उसको हानि पहुंचाने वाले जो भाव हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी करने वाले भाव उत्पन्न हो जाते हैं अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, देन उपचार गर्भधारण काल में क्या है कि करेक्शन करिए, जो आप फॉल्टी फूड ले रहे हैं, पंचकर्म है, रसायन है, मन शुद्धि आचार रसायन से है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और द गर्भधारण विधि जो आचार्यों ने बताई है वो फॉलो करें। नेक्स्ट, इसके बाद में जो है करेक्शन कैसे करेंगे कि हमें जो है आहार विधान में जो हमारा विमान स्थान में बहुत अच्छे से बताया कि आप प्रॉपर क्वांटिटी में बैलेंस्ड फूड लीजिए, संतुलित लीजिए, कब खाना ये भी, अध्यशन नहीं करना है, तो वो सारी इसमें पूरा बताया गया है। अवॉइड वॉचिंग टीवी, यूज ऑफ मोबाइल, लाफिंग और टॉकिंग, ये आचार्यों ने बताया कि हंसना नहीं है, बोलना नहीं है उस टाइम पे। टीवी नहीं बताया, उस टाइम में नहीं था, लेकिन हंसना बोलना तो उन्होंने बताया, बात नहीं करना है, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। नेक्स्ट, देन पंचकर्म थेरेपी, कि हमें जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी करना है, तो बहुत हस्बैंड वाइफ का करना है,
इसमें, अगर वो कंसेप्शन के लिए आ रहे हैं तो। नेक्स्ट, देन शोधन जो है, शोधन सबसे अच्छा है कि जो हमारे दोष, जो विशिएटेड दोष हैं, दूषित हैं, उनका शमन करता है, और जो हमारा नरिश करता है और मेंटेन करता है पूरी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारी धातु हैं, सप्त धातु जिनका वर्णन आया, सबको मेंटेन करता है। नेक्स्ट, बस्ती कर्म, शोधन बस्ती और स्नेहन बस्ती बताया है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम निरूह बस्ती देते हैं, आस्थापन, रेक्टल बस्ती हम देते हैं जो कि हमारे काड़ों से दी जाती है, स्वाथों से देते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट करेगी एपेटाइट और अग्निबल में। स्टूल, यूरिन, फ्लेटस, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट से दे रहे हैं, पक्वाशय से, पक्वाशय में अपान वायु का स्थान है, और अपान वायु ही सबका चलायमान कर रही है, स्टूल का, इनका, यूरिन का, फ्लेटस का, तो उनको एलिमिनेशन प्रॉपर करता है, एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिसीज यदि कोई है, और नेचुरल हेल्थ को रिस्टोर करता है। नेक्स्ट, देन स्नेहन बस्ती का क्या है कि सारे टिश्यू जो हैं ये हमारी ऑयल से दी जाती हैं, घृत से दी जाती हैं, दुग्ध से दी जाती है, क्षीर बस्ती भी हम देते हैं इसमें, तो ये जो है क्लैरिटी करता है, सेंसिज है, कॉन्टिन्यूस स्लीप करता है, और इसके साथ साथ जो है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ को देता है। नेक्स्ट, देन उत्तर बस्ती, इसी का मैं आपको बता रही थी कि मेन हमारा जो इस टाइम पे जो मेन चिकित्सा चल रही है प्रसूति तंत्र विभाग में, वो उत्तर बस्ती की ही चल रही है, बंध्यत्व के केसों में बहुत ज़्यादा चल रही है ये, तो उसमें उत्तर बस्ती जो है, और जो असरिक दर यानी कि हैवी मेंसेज हो रहा है जिनको, उसमें भी, या फिर स्कैंटी मेंसेज है, उसमें भी हम उत्तर बस्ती दे रहे हैं। अलग अलग हमारी ड्रग बताई गई है, वो सारा हम यूज करते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग सर्विक्स के थ्रू हम देते हैं इसको, और इट कैन बी गिवन इन योनि व्यापक, जितने भी गायनेकोलॉजिकल, इसमें कुछ नहीं है, कुछ हैं 20 में से, और आर्तव व्यापक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी और ट्यूबल ब्लॉकेज या एनओवुलेटरी साइकिल, जिनमें एग जो है पूरा अपना रप्चर नहीं हो रहा है या फिर उसकी मैच्योरिटी नहीं हो रही है, तो उनमें हम करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या है कि जितने भी, ये तो सभी है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, जो रेक्टम है वो रिच ब्लड और लिम्फ सप्लाई होती है। अगर हम निरूह वस्ती दे रहे हैं, आस्थापन वस्ती भी कहते हैं उसको, वो दे रहे हैं, तो रेक्टल मिकोजा से होते हुए कैन अदर लिपिड मेम्ब्रेन से होते हुए वो क्या करता है कि वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जो है वो हमारा जो अपान वायु है, जो अगर विशिएटेड है तो उसको नॉर्मलाइज करता है। नेक्स्ट, प्रोबेबल मोड ऑफ उत्तरवस्ती क्या है कि प्राइम ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, रिमूव्स द स्रोतोरोध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द चैनल्स। क्या है ट्यूबल ब्लॉकेज? भी ऑब्स्ट्रक्शन ही है, स्वेलिंग की वजह से हो, किसी तरह से उसमें स्ट्रिक्चर्स बन गए हों, अडेजेंस बन गए हों, उसकी वजह से जो है फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को आईवीएफ की तरफ या आईयूआई की तरफ जाना पड़ जाता है। लेकिन उत्तरवस्ती का ये बहुत बड़ा है, 3 से 4 मंथ में जब हम देते हैं इसको गैप करके, जैसे कि हमारे आचार्य वाघभट्ट ने बताया कि 3 डेज देना है, फिर गैप करना है, फिर 3 डेज देना है, उस तरह से हम फॉलो करके दे रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे, मतलब 50-60% तो हैं ही। तो उत्तरवस्ती हेल्प्स टू इंक्रीज एंडोमेट्रियल थिकनेस, यूट्राइन आर्टरी फ्लो, इस पर भी हमारा रिसर्च चल रहा है कि जब हम उत्तरवस्ती दे रहे हैं तो वो एंडोमेट्रियम पे कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट, मन शुद्धि, आचार रसायन बताया है कि काम, साउंड, हेल्दी स्टेटस होना चाहिए, और अद्रव्यभूत चिकित्सा यानी कि ड्रग फ्री थेरेपी है ये, मेडिटेशन कराना है, काउंसलिंग करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव जो विचार हैं वो अपने आदान प्रदान करें इसमें। नेक्स्ट, फिर है सत्वादय चिकित्सा। देन आसन बहुत सारे हैं कि पश्चिमोत्तानासन है, मुक्तासन है, हस्तपादासन है, भुजंगासन है, शवासन है, प्राणायाम है, ये तो मैडम भी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, और सर्वांग आसन है, पवन मुक्तासन है, ये सारे जो हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ओवम की और स्तन की। नेक्स्ट, गर्भधारण विधि है। आचार्यों ने 4 हमारे ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, जैसे कि ऋतु क्या है ऋतु? सीजन, कोई फसल उगाते हैं हम तो सीजन है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया? ऋतुकाल से, ओवुलेटरी पीरियड से कर दिया। देन फिर उन्होंने क्षेत्र बता दिया, उन्होंने पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जो खेत है ना, फील्ड है, उसको उन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कर दिया। अंबु क्या है? न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस जो है हम,
जो पानी देते हैं ना हम खेती के लिए, बीज को पनपने के लिए, वो हमारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हो गए। और बीज क्या हो गया हमारा, कि जो बीज है वो हमारा स्पर्म और ओवम हो गया। नेक्स्ट, देन मंत्र थेरेपी बहुत बड़ा है। मंत्र रेफर्स टू माइंड, त्र रेफर्स टू डिलीवरेंस, यानी कि आप लोग भी करते होंगे, जब मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है ना। वो जो हमारी शुद्धि है, जो वो मंत्र हमारी अंदर जा रहा है, वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को शुद्ध कर रहा है। इसीलिए हमने अपने जो है गर्भिणी परिचर्या के टाइम, सूतिका परिचर्या के टाइम, गर्भाधान के टाइम, यहाँ तक कि गर्भाधान जब सहवास का टाइम होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जब गर्भाधान के लिए करते हैं, वहाँ पर भी मंत्र का आचार्यों ने जो है वो वर्णन किया है कि हे बृहस्पति, हे देवों, मुझे ऐसी संतान दीजिए। तो वो सारा जो है उन्होंने पूरा यहाँ पर वर्णन दिया है। तो मंत्र चैंटिंग जो है एक प्योर साउंड वाइब्रेशन है, जो माइंड से लेके आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तक जाती है। नेक्स्ट, आयुर्वेद ने बहुत सारी गर्भिणी परिचर्या में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट, मंत्र चैंटिंग, प्राणायाम, योगासन, म्यूजिक थेरेपी एंड टॉट प्रेग्नेंट लेडीज फॉर हेल्दी बेबी। सुप्रजा कहा उन्होंने, सुसंतति कहा और सुख प्रसव कहा। कुछ ना करें म्यूजिक थेरेपी, लेकिन कम से कम आपको काम कर रही है, शांत कर रही है, आपका जो उस टाइम पे लेबर के टाइम पे जो पेन है उसको कम कर रही है। नेक्स्ट, फिर गर्भिणी परिचर्या का जो ये है ऑब्जेक्टिव, सो प्रमोट, प्रोटेक्ट और मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर है, फियर एंजाइटी ड्यूरिंग डिलीवरी उसको कम करता है, और कॉम्प्लिकेशंस को प्रेगनेंसी और लेबर के टाइम पे कम करता है। नेक्स्ट, ये सारी इंक्लूड्स, अभी मैं इस पर सारी बात कर चुकी हूँ कि मणि धारण है, गुड कंडक्ट है और गुड बिहेवियर है। नेक्स्ट, देन ये थोड़े से एलिमेंट्स रहते हैं, तो जो भी एलिमेंट्स है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, इस टाइम पे होते हैं, हैवीनेस है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, या फिर हार्ट बर्न हो रहा है कि पेशेंट कहती है कि मेरी जलन होती है गले में, छाती में, तो उनके लिए आहार विहार और औषध और गर्भ संस्कार थेरेपी से हम कर सकते हैं। गर्भ संस्कार हमारे आयुर्वेद में नहीं दिया है, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि गर्भाधान और गर्भिणी परिचर्या में पूरा विवरण मिलता है इसका। नेक्स्ट, ये आहार है। आहार क्या करता है कि जो हमारा आहार है वो रस फॉर्म्ड फ्रॉम आहार, जो रस है वही न्यूट्रिशन है। वही न्यूट्रिशन क्या करेगा, नरिशमेंट ऑफ एक्सपेक्टेंट मदर, जो मदर बनने जा रही है उसको, डेवलपिंग फीटस को और मिल्क को फॉर्म करने में, लैक्टोजेनेसिस में काम करता है। नेक्स्ट, विहार है। आचार्यों ने कहा कि क्लीन गारमेंट्स पहने, है ना, अनब्रोकन ऑर्नामेंट्स, कोई भी इस तरह के ऑर्नामेंट्स ना पहने जो, क्योंकि उससे चोट लग सकती है। अगर गंदे कपड़े पहने हैं तो क्या इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। कंफर्टेबल स्लीप लेनी चाहिए, हार्ट से एंजाइटी रहेगी वो भी बच्चे को हार्म करेगा, स्ट्रेस रहेगा तो बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, एंड एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, देन ये सारी हमारी ड्रग्स हैं कि कोल्ड डिकेक्शन है, सारे सुगंधित द्रव्य हैं और जिनमें एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, उनसे स्नान करना चाहिए, जीवनीय गण की औषधियाँ लेनी चाहिए। और मणि धारण अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो बांध लेते हैं, पेट पे भी बांध लेते हैं, कुछ लोह बांध रखा है, कुछ भी बांध लेते हैं, वो त्रिवृत मणि कहा गया है आयुर्वेद में। तो खैर, तो इसका कोई लोकल एब्जॉर्प्शन तो होता ही होगा, लेकिन एक मेरे को एक और अच्छा ये लगता है कि पहले जो था, कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे, कोई इस तरह के गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं होते थे, तो जो पेशेंट थी वो जब वो धागा बांधती थी ना, तो वो जो धागा था वो कलावा बांधती थी और या फिर ब्लैक कलर का वो बांध लेती थी। तो उससे क्या होता था कि उनको ये पता चलता था कि मेरे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो टाइट होता था वो लूज करती जाती थी। तो एक ये बहुत बड़ा भी कारण है कि हमारा बच्चा ठीक है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो भी एक दो चीज़ें इससे होती थी। नेक्स्ट, अभी भी पेशेंट आते हैं इस तरह के। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड डाइट है कि हॉट है, बहुत गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत ठंडी नहीं लेनी है, बहुत रूक्ष नहीं लेनी है, वाइन नहीं लेना है, क्योंकि ये सब प्री मैच्योर लेबर और फीटल एनॉमलीज करते हैं, गर्भ उपघात कर भाव हैं ये सारे। नेक्स्ट, ये साइकोलॉजिकल स्टेटस और इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं कि प्लीजेंट एनवायरनमेंट होगा, बिहेवियर ऑफ हस्बैंड। हर पेशेंट जब उस टाइम पे होती है ना, वो सोचती है कि मैं एक उस घर की
कोई भी है कि उस घर को एक बच्चा देने जा रही हूँ, उस घर की जो भी आगे चलाने वाली पीढ़ी है उसको देने जा रही है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरे को अच्छा व्यवहार मिले फैमिली वालों से, वो नेगलेक्ट ना हो। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि होती हैं, तो ये अगर आप ठीक से है तो उनकी इमोशनल एक्टिविटीज़ और साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी हेल्दी करना होगा। नेक्स्ट, ये सारा हमारा प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग में आता है। देन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर है, मदर को और अपान वायु का अभी मैंने बताया अभी कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम गर्भिणी परिचर्या करते हैं। नेक्स्ट, फीटस के लिए मेंटल डेवलपमेंट स्ट्रेस रहेगी, एक्सलेंट हेल्थ है, गुड स्ट्रेंथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, फुल टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, प्रसव जो है वो नॉलेज अबाउट द फीचर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द सूतिकागार, लेबर रूम का बहुत अच्छा वर्णन आया है, प्रजायनी स्थिति, सुख प्रसव क्या है वो सारा इसमें मिलता है प्रसूति तंत्र में। नेक्स्ट, ये मूढ़ गर्भ का, इसमें भी उनका मैनेजमेंट अभी मैंने आपको पहले भी इसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, देन ये सूती का परिचर्या बहुत अच्छा बताया कि बात है ड्रग्स करें, हम बैंक पोजीशन लेंगे तो जो बात है, बात की ज़्यादा एग्रावेट होता है तो वो निकलेगी, क्योंकि नहीं तो एब्डोमिनल पेन होगा, कई बार जो है वो ग्रोथ होती है, उससे हैवीनेस होती है, डेली मसाज करना है और वार्म वाटर से जो है बात करना है, बात का शमन करना है सूतिका में। नेक्स्ट, ये जो है उसकी बॉडी फिर नॉर्मलाइज होगी, क्योंकि इमेशिएशन होता है, उसका ब्लड मॉइस्चर सब तो उसका निकल रहा है उस टाइम पे, तो ये जो है वो करेगा। नेक्स्ट, देन स्त्री रोग में शार कर्म, अग्नि कर्म है जो हम डिसीजेज में करते हैं, योनि प्रक्षालन है जो हम डिकॉक्शन से करते हैं, योनि पीछू वेजाइनल टैम्पून। नेक्स्ट, योनि धूपन, अवगाहन, बाथ विद मेडिकेटरी वाश, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती एंड उत्तर वस्ती। नेक्स्ट, ये मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या उत्तर वस्ती और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारा बता दिया है। नेक्स्ट, देन ये रजोनिवृत्ति। नेक्स्ट, रजोनिवृत्ति अभी मैंने बताया कि मेन तो जो एक एवरेज बताया 50 ईयर्स, लेकिन 45 से 55 ईयर्स के बीच में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो है सारा की जैसे कि एक फ्लावर में स्मेल खत्म हो जाती है, उसी तरह से रज का जो है निवृत्त हो जाता है। नेक्स्ट, इस तरह के ये सिम्टम्स मिलेंगे, हॉट फ्लैशेज, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, यूरोजेनाइटल डिसफंक्शन, इंसोम्निया। नेक्स्ट, देन मूड स्विंग हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है। नेक्स्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन। नेक्स्ट, ये हमारा सारा मैनेजमेंट है कि चेंज इन लाइफ स्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग, वाइन, वेट रिडक्शन, बैलेंस डाइट, योगा। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव कॉग्निटिव functions such as remote memory, mental balance, attention. Next, thank you so much. प्रश्न उत्तर थोड़ा सा अगर कोई बहुत ऐसा है कि कोई ज़रूरी है तो हम रखें, क्योंकि इसके बाद हमारे बीच हमारे अगले कक्षा के शिक्षक उपस्थित हो गए हैं। हाँ, एक मिनट मधु। नमस्ते मैम। मुझे पूछना तो सूतिका का उसका थोड़ा और डिफिनेशन नहीं समझ आया कि हिंदी में से क्या बोलते हैं, सूतिका परिचर्या जो बोली आप। सूतिका परिचर्या का मतलब है कि प्रसव के बाद में, यानी कि जब डिलीवरी हो गई है, वो जो पीरियड होता है वो आचार्यों ने 1.5 माह का बताया है। अगर हम मॉडर्न का भी देखें तो 42 दिन का बताया है। इस 42 दिन में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो पहली अवस्था में आ रहे होते हैं। जैसे कि यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर पहली अवस्था में आता है, तो अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे, हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, हम अपनी चीज़ें जो हमारी सूतिका परिचर्या में बताई गई हैं, क्या खाना है, क्या लेना है, वो अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, बेल्ट नहीं बांधते हैं, बाइंडर बहुत अच्छे से बताया आचार्यों ने, कुर्सी पे बैठ के उन्होंने स्नेहन स्वेदन का भी कहा, धूपन का भी कहा, अगर हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है हमारे परप्यूरल डिसीजेज हो सकती है, जिसकी वजह से आगे जो है कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होगी और भी अन्य व्याधियाँ हो सकती हैं। तो सूतिका परिचर्या का अगर जानना है तो अलग से आके मुझसे मिल लेना, अभी टाइम नहीं, मैं डिटेल आपको बता दूँगी। पूछना है कि मोनोपॉज के टाइम पे, जैसे ये तो हमारा नेचुरल कभी न कभी तो आना ही है, तो क्या जो उसमें सिम्टम्स होता है तो क्या हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ, नहीं, मीनोपॉज के टाइम पे ये सारे नेचुरल आपके सिम्टम्स होते हैं, ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन यदि वो एग्रेसिव हो रहे हैं,
कुछ बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूल जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सब फील करते हैं पेशेंट्स। आपको लग रहा है कि बहुत गर्म लग रहा है, आपको लग रहा है कि बर्निंग मिक्सचुरेशन हो रही है, मूत्र दहा हो रहा है, मूत्र जलन हो रही है, मतलब जो आपको यूरिन पास कर रहे हैं, या ईचिंग हो रही है, या आपको हैवीनेस लग रही है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू। एक प्रश्न है ऑनलाइन मोड से कि प्रसूति तंत्र को प्रसूति तंत्र क्यों बोलते हैं, जिसे स्त्री रोग है तो प्रसूति रोग क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रसूति तंत्र को इसलिए बोला जाता है कि प्रसूति में सूता यानी कि जननी, जो जनन करने वाली है, प्रसूता जो जनन करने वाली है, जो उत्पन्न करने वाली है, वो प्रसूता है, वो बच्चा को उत्पन्न करने वाली है। लेकिन उसमें सूती का जैसे सूती का व्यापद भी बताया है प्रसूति तंत्र में, वैसे ही प्रसव व्यापद भी बताए हैं, जो कि प्रसव व्यापद में गर्भणी पांडु, एनीमिया, इस तरह की जो है, कामला, जॉइंडिस, हार्ट डिसीजेस, मधुमेह, ये सारी बीमारियां गर्भिणी को भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रसूति तंत्र के अंतर्गत मैंने ये पहले भी आपको ये बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया कि प्रसूति का मतलब जो उससे उत्पन्न हो रहा है उसके बाद में भी कोई परेशानी हो सकती है अगर नेग्लेक्ट किया गया। सामान्य प्रसव प्रक्रिया है, सामान्य आपकी गर्भिणी परिचर्या और गर्भावस्था है, लेकिन ये तो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं, पैथोलॉजिकल नहीं है। लेकिन यदि हम इसमें नेग्लेक्ट करते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं, हम अपना फॉल्टी आहार विहार करते हैं, तो ऐसे में जो है वो प्रसव व्यापद, सूती का व्यापद, गर्भ व्यापद और गर्भिणी व्यापद हो सकते हैं प्रसूति तंत्र में भी। प्रसूति मेरे ख्याल से संस्कृत शब्द भी होगा, हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ है वो हमारे ऋषियों आचार्यों द्वारा और संस्कृत में संबद्ध है, इसीलिए शब्द जो दिए गए हैं हमारे आचार्यों द्वारा वो उसका अर्थ वही है जो मैं समझ पा रही हूँ जी। और मैम ने बहुत विस्तार से बड़े थोड़े से समय में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है जो हम समझ पाएँ जिस चीज़ को। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर अभी आप नहीं बोल पाएँ या कुछ ऐसी बात है, तो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, पर्सनल मैसेज कर दीजिए, हम मैम को फॉरवर्ड कर देंगे और मैम उसका जवाब दे देंगे। और अगर किसी को नंबर की आवश्यकता है तो नंबर भी दे देंगे। ठीक है मैम, आपकी जैसी आज्ञा जी। ये है, और क्योंकि हमारे बीच अगली कक्षा के शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं, तो मैम को मैं यहाँ से विदा लेते हुए सभी लोग करतल ध्वनि से मैम वहाँ पे बैठ जाएंगी और हम सर को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। महामना जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि हमने माल्यार्पण पहले ही कर चुके हैं, और सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिभागी से संजय जी को कि वे आए। अच्छा, थोड़ी अव्यवस्था हो गई है। थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए ताकि आप उठ जाए, फ्रेश हो जाए। तब तक हमारी जो एक थोड़ी सी व्यवस्था रहेगी उसको हम पूरा कर लेते हैं।